फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि टॉपिक है मेड फॉर ईच अदर। ये मेड फॉर ईच अदर हस्बैंड वाइफ के लिए हम यूज़ करते हैं, एक दूजे के लिए। कभी मदर फादर के लिए नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संबंध है जिसके साथ हमको अपनी मैक्सिमम लाइफ बितानी पड़ती है, और ऐसा अटूट प्रेमपूर्ण संबंध है कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो, तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है। लाइफ के चैलेंजेस भी बहुत छोटे लगते हैं अगर प्यार हो तो। और यदि प्यार न हो तो आपके पास अथाह सागर हो पैसे का, आपके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा हो गए हैं। जब हमारे पेरेंट्स रहते थे और उनके 7-8 बच्चे हुआ करते थे, बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा और जेठ सभी लोग एक साथ रहते थे, देवर जेठ वगैरह लोग। तो एक जो बड़ी फैमिली थी, उसमें जेंट्स लोगों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ कमाने की और औरतों की ज़िम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने और कुकिंग वगैरह की रहती थी। समय दोनों के पास बहुत कम रहता था। रात को सोने के समय हस्बैंड वाइफ मिलते थे, उस समय तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। और वहाँ पे कोई डिमांड नहीं थी। जो पति ने बोला पत्थर की लकीर। वाइफ भी बिल्कुल समर्पण भाव से रहती थी और कोई तकरार नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई भी डिमांड नहीं। सारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती थी, ज़िम्मेदारियों को ही प्यार समझकर, और बहुत अच्छे से कटती थी। अगर हम अपने पेरेंट्स को याद करें तो उनके चेहरे पर या उनकी आँखों में कभी हमने परेशानी नहीं देखी। जितने भी उन्होंने चैलेंजेस सहे सहे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीकर इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे मम्मी-पापा चले गए हैं, इसलिए बता रही हूँ। कोई उनके में रिग्रेट नहीं था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। जबकि इतने सारे बच्चे हैं तो इश्यूज़ तो ज़्यादा होने चाहिए थे, परंतु नहीं होते थे। क्योंकि वहाँ पे समर्पण, समझौता और एक अंडरस्टैंडिंग थी। और वो सब जैसे-जैसे उसके बाद सभ्यता का विकास होते गया, हम और औरतें शिक्षित होते गईं, तो औरतों में एक समझ आने लग गई कि अगर हम प्यार कर रहे हैं, तो हमको प्यार वापस मिलना चाहिए। अगर हम अपने हस्बैंड की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो हमें इज़्ज़त वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि मैरिज एक ऐसी संस्था है, जहाँ पे गिव एंड टेक है। तो जब औरतों में ये अवेयरनेस आने लग गई और वो डिमांड करने लग गई कि अब हमें भी वही समान अधिकार चाहिए, उतना ही प्यार चाहिए, उतना ही हमसे मशवरा लिया जाए, तो काफ़ी क्लैशेज़ होने लग गए। विमेन बहुत काम करने लग गई, ईगो इश्यूज़ होने लग गए। बहुत सी चीज़ों में धीरे-धीरे तकरार बढ़ने लग गया। 80s वगैरह में भी कुछ एक डिवोर्स के केसेज़ आप लोग सुने होंगे, पर कम। और उस समय डिवोर्स एक टैबू था। लोग डरते थे अगर किसी के परिवार में डिवोर्स हो जाए तो उस परिवार में संबंध करने के लिए भी लोग सोचते थे। इतना बड़ा टैबू था उस समय। फिर भी कुछ होने लगे, और जो फिज़िकल अब्यूज़ है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठने लग गई। पुलिस स्टेशन में नारी उत्पीड़न का थाना वगैरह भी बनने लगा। जो भी है, ये रिलेशनशिप इश्यूज़ फिर काफ़ी मैटर करने लग गए। और जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी में बढ़ते गए और ज़्यादा हम मॉडर्नाइज़ होते गए, उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू आज की डेट में रिलेशनशिप का है। अगर मैं कहूँगी मेरे पास अगर 10 फ़ोन आती हैं तो उसमें से 8 रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, सिर्फ़ 2% होती हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। अबंडेंस के लिए कभी कोई किसी ने फ़ोन नहीं किया है। तो इतना मेजर प्रॉब्लम चल रहा है। एक प्यार होता है जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, जो सिर्फ हम 3 साल के बच्चे तक को ही देते हैं। चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे पोता हो, कोई भी हो। 3 साल तक के हम अनकंडीशनल लव करते हैं, पर उसके बाद कंडीशन लव हो जाता है। तो अनकंडीशनल लव को रियल लव बोलते हैं, और जो कंडीशन 3 साल के बाद हर एक से उम्मीद की जाती है कि बच्चा अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से पढ़ाई करे, मदर फादर का कहना माने। हस्बैंड वाइफ में भी जो एक रिलेशनशिप में जो प्यार है, वहाँ पे भी कंडीशन प्यार है, उसको कहते हैं फिश लव, गिव एंड टेक का।
तो ये जो संबंध है, ये जो मैरिज है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ओशो ने बहुत अच्छी चीज कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, कि प्रेम विवाह बहुत नॉर्मल चीज है, कि पहले प्रेम हुआ फिर विवाह हो गया। हम लोग इंडियंस लोग स्पेशली पहले हम विवाह करते हैं और उसके बाद प्रेम करते हैं। वॉल्यूम लो है लिखे हैं श्रीचंद जी ने। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ, वॉल्यूम लो था। आवाज आ रही है। अब फुल आ रही होगी। अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, शायद कम कर दिया था। तो उन्होंने कहा, ओशो ने, कि पहले विवाह करा दिया जाता है और फिर कहा जाता है प्रेम करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रेम हो जाता है, पर कुछ एक केस में प्रेम नहीं हो पाता। दोनों की लाइफस्टाइल अलग, दोनों की थिंकिंग अलग, और बहुत से ईगो क्लैशेस वगैरह जो भी होते हैं। तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, विवाह के बाद भी प्रेम होना उतनी ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि लव मैरिज में तो पहले फ्लॉज देखते नहीं है, एक दूसरे की कमी देखते नहीं है, प्यार में बिल्कुल ब्लाइंड होके शादी कर लेते हैं। उसके बाद परतें खुलते जाती हैं और लोग जमीन पे आने शुरू हो जाते हैं। पर उसके बावजूद अगर प्यार हो, एक दूसरे को समझने की क्षमता हो और इच्छा हो, तो हर रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे जैसे समाज, हमारी सभ्यता का विकास होते गया, हम लोग पैसे के पीछे ज्यादा भागने लग गए। सभी लोग, आज मापदंड हो गया है किसी की भी सफलता का कि वो कितना पैसा कमाता है। हस्बैंड सबसे ज्यादा टाइम देने लग गया अपने बिजनेस और अपने पैसे कमाने की चीजों को, और वाइफ अपने उस कमी को या उस खालीपन को दूर करने के लिए हद से ज्यादा किटी पार्टीज और शॉपिंग इन सब में करने लग गई। कम्युनिकेशन कम होने लग गया, दरारें ज्यादा पड़ने लग गई, एक दूसरे को समझने की इच्छा भी खत्म हो गई। पहले और अभी के ज़माने में बहुत फ़र्क है। होना ये चाहिए कि हम अपने वस्तुओं को प्यार करें और अपने वस्तुओं को यूज़ करें और अपने रिश्तों से प्यार करें। पर अब ये हो गया है कि हम वस्तुओं से प्यार करते हैं, चाहे कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे धन हो, किसी भी चीज़, हर वस्तु से प्यार होने लग गया। रिश्तों में प्यार कम हो गया है और वस्तुओं से हम ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमारा पैटर्न बनते जा रहा है, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है रिलेशनशिप को वीक करने में। हम यहाँ पे मेड फॉर ईच अदर में हर एक का डिवोर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि जब इस दुनिया से आप विदा होंगे और जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाके आप अपने पूरे लाइफ के रिव्यू को देखेंगे, तब आपको कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने इस इंसान को ठीक से नहीं समझा, इसे मैंने एक बार भी चांस और नहीं दिया, या जितना प्यार मुझे देना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और जो भी लेसन हम सीखने आए हैं उसको हम भी सीखें और अपने पार्टनर को भी सिखाएं। तो हर इंसान के दिमाग में दो खंड होते हैं, दो भाग होते हैं। चाहे हस्बैंड का देखेंगे तो 10% उसका कॉन्शियस माइंड रहेगा और 90% उसका सब कॉन्शियस माइंड रहेगा, जो उसका जन्म से लेकर अभी तक के सारे उसकी प्रोग्रामिंग फिट है। वाइफ का देखेंगे तो 10% कॉन्शियस माइंड और 90% वही बचपन से लेके शादी की उम्र, शादी के दिन तक जो भी उसका पैटर्न रहेगा वो फीड रहेगा। तो जब चार दिमाग एक छत के नीचे एक कमरे में जब अपना जीवन बिताते हैं, तो नेचुरली संघर्ष होना स्वाभाविक है, आपस में टकराव स्वाभाविक है। इस दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की स्पेशली कह रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो सकती, म्यूचुअल हो सकती है। परफेक्ट का मतलब, कई लोग दावा कर सकते हैं कि हम तो परफेक्ट हस्बैंड हैं, हम लड़ते झगड़ते नहीं, बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कई लोग कह सकते हैं। बहुत हद तक के हो सकता है वो एक दूसरे को समझते हों, पर परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कपल, वो भी दो इंसान जिनके पास दो दो दिमाग है, इम्पॉसिबल। वो झूठ बोल रहे हैं। ये होता है कॉम्प्रोमाइज का, कि
हो सकता है हस्बैंड ने 60% कॉम्प्रोमाइज किया हो, वाइफ ने 40% किया हो, 60-40 का रेशियो हो, 50-50 का रेशियो हो, 65-35 का रेशियो हो, पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 98% कोई कॉम्प्रोमाइज करे और 2% पे कोई खड़ा रहे। कॉम्प्रोमाइज का लेवल आज के युग में लगभग आसपास होना ही चाहिए, और यदि नहीं होता है तो वो केस हो जाते हैं डिवोर्स के या एक दूसरे को छोड़ के अलग अलग रहने के। तो कुछ मैं पीपीटी शेयर करूंगी जो कल भी मैंने दिखाया था, बहुत शॉर्ट में उसको मैं बताऊंगी क्योंकि कल मैंने काफ़ी बता चुकी थी। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि ये 2 दिन में आपके रिलेशनशिप बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाए। जितना मैं आप लोग को सिखा रही हूँ उतना मैं भी सीखते जा रही हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मेरी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की पूरी कोशिश है मेरी भी। मैंने पीपीटीज बहुत कलरफुल बनाया है ताकि हमारी भी मैरिड लाइफ में बहुत कलर्स आ जाए। तो हम बहुत से रिश्ते हमारे रहते हैं, मदर फादर के साथ, इन लॉज के साथ, भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। सबसे पवित्र रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता, जहाँ पे कोई फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आत्मीय संबंध होता है। दिखते जरूर हैं वो दो फिजिकल बॉडी हैं, पर आत्मीय संबंध होता है। पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वैसा ही पवित्र और अटूट है, पर यहाँ पे फिजिकल बॉडी का होना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत से रिश्ते निभाते हैं पूरे जीवन में अपने टीचर्स के रूप में, पर हम कैसे पता करें कि कौन हमको सबसे ज़्यादा प्यार करता है और कौन हमें हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है और हम किसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो एक डेफिनेशन है कि जब आप बहुत खुश होते हैं, तब आप उस इंसान को प्यार करते हैं अपनी खुशी के पलों में, सबसे ज़्यादा खुशी के पलों में जिसको आप प्यार करते हैं। आप जब सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, तो आपको वो इंसान याद आता है जो आपको बहुत प्यार करता है। क्योंकि नेचुरली जब हम दुखी होते हैं तो हमें एक ऐसे कंधे की, ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम अपने दुःख को शेयर कर सकें। जब बहुत खुश हों, तो जिनको हम प्यार करते हैं वो याद आते हैं। जब हम बहुत दुखी हों, तो वो याद आता है जो हमें बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि वो आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके भाई-बहन हो या आपकी बेस्ट फ्रेंड हो। कहा जाता है कि जब ये दोनों इंसान एक हो जाते हैं, तो वो सोलमेट होता है। अगर मैं अपने लिए कहूँ तो जब मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरे पास कोई अच्छी गुड न्यूज़ आती है, तो मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताती हूँ, और जब दुखी होती हूँ, तो उनको फ़ोन करके बताती हूँ, और वो आधे 1 घंटे में मेरे पास बैठे होते हैं। क्योंकि वो मेरी आवाज़ पहचान जाते हैं कि नीता को अभी मेरी ज़रूरत है, तो वो अपनी ऑफ़िस में सारा काम छोड़ के मेरे पास आ जाते हैं। जब मैंने ये चीज़ जाना था तो मैंने बिल्कुल बहुत खुश हो गई कि मेरा हस्बैंड मेरा सोलमेट है। आप लोगों में से भी बहुत लोगों के सोलमेट आपके हस्बैंड होंगे। तो जो जिनके भी सोलमेट उनके हस्बैंड हैं या वाइफ़ है, उनकी लाइफ़ पार्टनर है, तो वो बहुत बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील करें कि हमें एक ऐसे इंसान के रूप में मिला है जिसके साथ हम खुश और अ, अपनी खुशी और अपने दुःख को बाँट सकते हैं। जॉन गॉटमैन एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर थे साइकोलॉजी में। इन्होंने 40 साल अ, उम, रिलेशनशिप के ऊपर काम किया। इन्होंने एक लव लैब बनाया और 3000 से ज़्यादा कपल्स लोगों के ऊपर उनके ब्रेन में ईईजी ब्रेन मशीन को लगाकर रिसर्च किया, उनके पॉज़िटिव और नेगेटिव बिहेवियर को। और उन्होंने वो बता सकते थे कि कब इनका तलाक होने वाला है या इनकी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। ये बहुत पॉपुलर थे, बहुत सेमिनार्स करते हैं।
और इन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी जो काफ़ी पॉपुलर है, द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क। ये अवार्ड विनिंग स्पीकर हैं। तो इनकी जो बुक है वो मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो इतनी वास्ट है और काफ़ी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है, तो वो मैं नहीं पढ़ पाई। पर यदि किसी को इंटरेस्ट है तो मैं उस बुक के पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। तो इन्होंने, हम उस बुक के बारे में नहीं जाएंगे, हम पैटर्न जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज हमारे रिश्तों को कमजोर करती है। हमारा उद्देश्य है अपने रिश्ते को मजबूत करना, इतना मजबूत करना कि आखिरी समय में हम आंखें बंद करते समय खुशी खुशी यहाँ से विदा हो सके। तो जो 4 पैटर्न उन्होंने बताए हैं वो हमारे कमजोर करते हैं हमारे रिश्तों को। पहला कहा उन्होंने कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब अपमानजनक व्यवहार करना। कहा जाता है वर्ड्स स्पीक्स लाउडर देन एक्शन। किसी को कुछ चोट पहुंचाने से ज्यादा दुखदाई होता है किसी को कटु शब्द बोलना। शब्द तलवार के भांति बहुत ही तेज रहते हैं। हमारे वर्ड्स बहुत जल्दी सामने वाले पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जॉन गॉटमैन ने बताया कि आपके वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है ही रिश्तों में, खासकर हस्बैंड वाइफ के बारे में जब हम बात करें तो जब एक रूम में उनकी पूरा जीवन एक साथ बिताते हैं तो वर्ड्स जो भी वो आपस में बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोन, जिस टोन में हम बात कर रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड से शिकायत अगर बहुत ही प्यार और एक सटीक लैंग्वेज में करोगे तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, पर अगर आपकी टोन बिगड़ गई, आपने बहुत गंदे टोन से बोला, तो वो जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा पिंच करते हैं सामने वाले को। तो आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं वर्ड्स और टोन पे। उन्होंने कहा कि यदि आपने अपने हस्बैंड का अपमान कर भी दिया या वाइफ का अपमान कर भी दिया, मैं पार्टनर बोलूंगी आप समझ जाइएगा, अगर आपने अपने पार्टनर का अपमान कर भी लिया एक बार, तो वो पूरे दिन भर में आपको 5 बार उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तभी आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। उन्होंने गॉटमैन रेशियो करके 5:1 का एक आंकड़ा दिया कि इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके जिंदगी भर आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक साथ रहें और एक दूसरे पे हम कटाक्ष नहीं करें। आदत होती है, सभी की होती है। हम कभी कभी बहुत पुरानी चीज के भी लिए बोल के हम वो वर्ड्स को बोलते हैं, पर वो कहते हैं अगर बोल भी दिए तो पहले तो आप टोन पे ध्यान दीजिए। अगर फिर भी आपने बोल दिया तो 5 दिन उस दिन प्रेस करिए, उसकी प्रशंसा करिए, तो आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कारण बताया क्रिटिक्स, मतलब मूल्यांकन करना, यानी कि गलतियां निकालना। कई पार्टनर की आदत होती है अपने दूसरे पार्टनर में गलतियां निकालता है कि तुम घर को साफ नहीं रखती हो, तुम बच्चे को साफ सुथरा नहीं रखती हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो, तुमको कुकिंग बहुत अच्छा नहीं आता है। हर चीज में मूल्यांकन, हर चीज में। अगर आप परफेक्ट हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी वाइफ भी उतनी ही परफेक्ट हो। अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी वाइफ भी उतनी ऑर्गेनाइज हो। बहुत से पैटर्न अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो ये जो मूल्यांकन बार बार करते हैं, बार बार गलतियों को बोल बोल के अपने पार्टनर की इंसल्ट करते हैं, वो भी रिश्तों को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में दूरी हो जाती है। आप खुद भी देखेंगे कि कई हस्बैंड वाइफ एक कमरे के नीचे 2 अजनबी के समान रहते हैं। मैंने तो ये तक के देखा है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में सोते हैं, पर वो हॉलीडेज में जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि चलिए ठीक है। तो तीसरा उन्होंने कारण दिया डिफेंस। हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं, वाइफ तुरंत डिफेंस करने लग जाएगी। मान लो हस्बैंड ने कह दिया कि नमक ज्यादा है तो वाइफ पहले चिल्लाने लग जाएगी, तुमको ही बस गलतियां निकालना आता है, मम्मी खा के चली गई, बच्चे खा के चले गए, मुझे तो नहीं लगा नमक। नमक से लेके हर चीज में, चाहे एक दूसरे पे दोष थोपने का हो, हर चीज में डिफेंस करते हैं पूरे टाइम। उनके कन्वर्सेशन डिफेंसिव रहते हैं। अगर कोई एक बात भी कोई करेगा तो वो पूरे टाइम डिफेंस करके उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, तो ये भी रिश्तों को बहुत बहुत कमजोर करता है। चौथा है स्टोन वॉल फेस, भाव रहित चेहरा। हम विमेन बहुत एक्सप्रेसिव होती है, खुश होती है तो पूरे घर को पता चल जाता है कि आज हम खुश हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो पूरे घर को भी पता चल जाता है कि हम बहुत साइलेंट हो जाते हैं, हम बहुत एक्सप्रेसिव रहते हैं।
पर जेंट्स लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कई तो इतने भाव रहित रहते हैं कि अगर वाइफ अपना दुख भी बता रही है कि मुझे यहाँ पेन है, या मेरी फ्रेंड ने ऐसे कर दिया, या मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या मेड का प्रॉब्लम है, या इन लॉज का प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड कोई रिएक्ट नहीं करता, पेपर ही पढ़ता रहेगा, उसकी तरफ देखेगा, बिल्कुल कोई इमोशन जब वो रिएक्ट नहीं करता है उसके अपनी वाइफ के इमोशन के प्रति, तो वाइफ को लगता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी इंसल्ट की जा रही है, वो ज़्यादा हर्ट फ़ील करती है, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस कर रही है अपने दुःख को, तो हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है कि उसको सांत्वना दे और उसको सुने। तो जो भाव रहित चेहरा है, उसके कारण भी रिलेशन बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये हस्बैंड लोग को ध्यान रखना चाहिए कि स्टोन वॉल नहीं रहे, और यदि हस्बैंड आपको अपने बिज़नेस की बातों में कुछ कह रहा है, तो हमें भी स्टोन वॉल की तरीके से उनको बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों हम जीवंत हैं, एक साथ रह रहे हैं, हमारे सपने एक हैं, हमारा जीवन एक है। अर्धनारीश्वर को सिर्फ कहा ही नहीं जाता, हम इंग्लिश में भी कहते हैं हमारा बेटर हाफ है। तो बेटर हाफ क्या है? हमारा आधा शरीर। तो उसके साथ, उसके इमोशन के साथ हमको रिएक्ट करना ही चाहिए। जब जॉन कैटमैन की बात निकलेगी तो गैरी चैपमैन की भी बात ज़रूर निकलेगी, क्योंकि इन्होंने भी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने 2 बार डिवोर्स लिया था, और इन्होंने बहुत रिसर्च किया कि ऐसी कौन-सी मेरी गलती हो गई, जो मेरे रिश्ते खराब होने लग गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे हर एक की लव लैंग्वेज होती है। जैसे आप समझिए कि अगर मुझे बैंगन की सब्ज़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो हम अपने-अपने पसंद की चीज़ें खाते हैं। हम एक-दूसरे पे थोपते नहीं हैं कि तुम मेरे पसंद की सब्ज़ी खाओ। बिल्कुल ऐसे ही हर इंसान की 5 लव लैंग्वेज होती है। वर्ड्स, प्रशंसा के वर्ड्स होते हैं, टच होता है, यहाँ पे टच का मतलब वार्म टच है, एक-दूसरे को जब हम हस्बैंड वाइफ छूते हैं, हाथों को टच करते हैं या गालों को टच करते हैं, उसको टच कहा गया है। टाइम, क्वालिटी टाइम जब देते हैं। सर्विस, सर्विस का मतलब जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ अच्छा काम करे, या वाइफ अपने हस्बैंड अ, के काम को करे। जैसे ऑफिस की उनके कोई काम आपको आते हों तो आप करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। 5वां है गिफ्ट्स। कई लोगों को गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद आता है। तो ये जो 5 हैं जिसके बारे में हम आगे चल के पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो ये 5 लैंग्वेजेज़ हर एक को समझनी चाहिए कि मेरी लैंग्वेज क्या है, और मैं अपनी लैंग्वेज अपने हस्बैंड को बताऊँ। और मैं अपने हस्बैंड से पूछूँ कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है? क्योंकि जब हम उस लव लैंग्वेज में अपने पार्टनर्स लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक-दूसरे को देंगे, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये गैरी चैपमैन अमेरिकन ऑथर हैं, और रेडियो टॉक शो होस्ट भी हैं। इन्होंने जब बुक लिखी थी 1992 में 5 लैंग्वेजेज़ ऑफ लव की, उसकी 11 मिलियंस कॉपी बिकी थी। और इनकी बुक को 49 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप में इनकी बुक कितनी पॉपुलर है। मैंने इनकी बुक को पढ़ा है, पूरे वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ी, पर हाँ, ये पाँचों पॉइंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से समझा, और इनकी बुक को समझी हूँ। इसका भी पीडीएफ है, मैं आज शेयर कर दूँगी। जो भी अगर ज आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप एक बार सरसरी नज़र इस बुक में ज़रूर डालिए, और कोशिश करिए कि इस लव लैंग्वेज में अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से बात कर सकें। तो ये तो हमने जान लिया। बहुत से कारण होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप को कमज़ोर करते हैं। 2-3 को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, जैसे मनी भी होता है, कई लोग पैसे के कारण अपने हस्बैंड को छोड़ देते हैं, कई लोग के प्रॉब्लम सेक्स के होते हैं, उन सबको मैं नहीं ले रही हूँ, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। मैं सिर्फ़ 10 कॉज़ेज़ जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने को चेक करिएगा कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं अपने रिलेशन को वीक करने में। मैं भी मेहनत कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने में, आप भी करिए। तो पहला है उनका कर्मा। हमारे जो रिलेशनशिप कमज़ोर होने के पहला है कर्मा। हम अगर स्पिरिचुअल लोग हैं, हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि ऐसा कौन-सा कारण होता है
जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ब्लड रिलेशन या हमारे जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो इन लॉज हों या हमारे भाई बहन हों, चाहे बहुत ही क्लोज जो हमारे रिलेशन रहते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, वो हमारा कर्मा से रिलेटेड होता है। काफ़ी कुछ बहुतों से हम सीखते हैं। कई लोग सिर्फ हमारी एक सहायक भूमिका निभाते हैं हमारी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। हर एक से हम नहीं सीखते हैं। आप हर बहन से, हर भाई से नहीं सीख पाएँगे कि कुछ क्वालिटी ही सीखें। पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन 90% कहा जाता है कर्मा से रिलेटेड होते हैं। प्री बर्थ प्लानिंग में भी हम देखते हैं कि हम पहले से ही अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं। हम हिंदू लोग कहते भी हैं कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं। वाक़ई हम प्री बर्थ प्लान में हम स्वर्ग नहीं कहेंगे, हम स्पिरिट वर्ल्ड कहेंगे। हम पहले से ही कर लेते हैं कि ये मेरा हस्बैंड रहेगा या ये मेरी वाइफ बनेगी। तो जिनके साथ हमारा लेना-देना बाकी हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं और मेरे हस्बैंड इस बार पहली बार इस जन्म में आए हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ बुरा चलूँगी, तो जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाएँगे तो हम अपने रोल को बदल लेंगे, क्योंकि मैंने जितना दुःख दिया है, उतना दुःख मुझे लेना ही पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है, आपको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे बिल्कुल अगले जन्म में लो या 3-4 जन्म के बाद, पर उसका अनुभव मुझे लेना ही पड़ेगा। जो मैंने दुःख दिया है, उतना लेना पड़ेगा। तो जो लेना-देना बाकी रहता है, उसके कारण भी हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे से काफ़ी अ, बैड रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि वो जो पुरानी मेमोरीज़ हैं कि इसने मुझे नफ़रत किया है, वो मेमोरीज़ नहीं जाती हैं। जितना हमको कोई दुःख पहुँचाता है, जितना हम जिस आदमी का, जिस व्यक्ति का हम विरोध करते हैं, उतना ही वो हमारा टीचर होता है, उतना ही हमारा आध्यात्मिक बंधन स्ट्रॉन्ग होता है उसके साथ, ताकि वो हमको एक टीचर के रूप में सिखा सके। कहा जाता है कि जितना ज़्यादा गुस्से वाला आपका रिलेशनशिप है, उतना ही ह्यूज कार्मिक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके कारण भी हम ऐसे पार्टनर्स आ जाते हैं जो हमसे बिल्कुल मैच नहीं करते। अगर हम बहुत शांत हैं तो वो बहुत ही गुस्से वाले रहेंगे। अगर हमको समझ में भी नहीं आता कि छोटी-छोटी बातों पे वो इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों करते हैं, तो वो टीचर के रूप में हमारा कुछ न कुछ ट्रिगर करने के लिए आते हैं या बैलेंसिंग के लिए आते हैं। कभी-कभी एक पार्टनर बहुत बीमार पड़ जाता है या अक्सर बीमार पड़ता है या नहीं कमाता है या और भी उसको कोई प्रॉब्लम होगा, तो दूसरा पार्टनर उसको सँभालता है। चाहे वो फ़िज़िकली उसकी देखभाल करे, बिस्तर पे है तो, या नहीं कमाएगा तो विमेन इंडिपेंडेंट होके सर्विस करेंगी और अपने हस्बैंड और अपने घर का खर्चा चलाएँगी। तो ये जितने भी केयर टेकर का भी रोल है, ये भी हमारे रिलेशनशिप पे आता है। कई लोगों को रहता है कि हमारे हस्बैंड नहीं कमाते हैं, तो आपकी कुछ लर्निंग होगी, कुछ आपका कर्मा का बैलेंस होगा। और अगर आपके पति कहीं कैसे कहूँ कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चला जाता है, तो अगले जन्म में वैसा ही रिजेक्शन रिजेक्शन आप क्या बोलते हैं? छोड़ देना, त्याग देना, वो आपको अगले जन्म में करना पड़ता है। एक फ्रेंड मुझे फ़ोन करती थी और मुझे कहती थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 7 साल से छोड़ दिया है, क्या मेडिटेशन से वो वापस आ जाएँगे? तो देखिए कर्मा के कोई जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो दृढ़ प्रारब्ध कर्मा रहता है, जो रिजेक्शन का आपका कर्मा का बैलेंस है, वो आपके मेडिटेशन से कैसे दूर होगा? तो हमको ये चीज़ें समझनी है, अगर हमारा पार्टनर हमको नहीं समझ रहा है या अलग तरीके से बिहेव कर रहा है या हमारी पट नहीं रही है, तो कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास कहीं न कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर हमको क्या करना है? टोटल एक्सेप्टेंस। वैसे भी रिश्तों में स्वीकार ही होता है, रिश्तों में सुधार कार्य नहीं हो सकता। इस सेंटेंस को मैं 3 बार आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि ये सेंटेंस आप लोग के दिमाग में बार-बार घुल जाना चाहिए। दूसरा कारण होता है डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स। मैंने कल इसका वीडियो भी दिखाया था। जॉन ग्रे जो ऑथर है, उनके बच्चा हुआ था और उनकी वाइफ़ एक दिन रो रही थी और उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया कि क्या हस्बैंड वाइफ़ के बीच में रिलेशन होता है। आपको मैं ये वाला वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा।
कि उन्होंने कहा कि आदमी मार्स मंगल ग्रह से आते हैं और औरतें वीनस से आती हैं, वीनस को मुझे नहीं मालूम, वो वहां से आती हैं, पर पृथ्वी पे हम हस्बैंड वाइफ के रूप में रहते हैं, पर हमारा थिंकिंग पैटर्न अलग है। वो जो भी कह रहे हैं, पर वाकई हमारा थिंकिंग पैटर्न अलग है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी बोलता है कि जिस तरीके से मर्द सोचते हैं उस तरीके से औरत नहीं सोच सकती। औरतें जब स्ट्रेस में होती हैं तो वो बोलना शुरू करती हैं, बोलते जाती हैं अपने हस्बैंड के सामने, पर हस्बैंड टेक्नोलॉजी वाला और एनालिटिकल माइंड के साथ जब रहता है वो तुरंत सॉल्यूशन बताता है, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। वाइफ को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है। अगर और कुछ वाइफ बोलेगी तो कई हस्बैंड को लगेगा कि मैं उनको ब्लेम किया जा रहा है। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है वो दोनों के एकदम डिफरेंट है। औरतें तब खुश होती हैं जब उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है या प्यार मिलता है। जेंट्स तब खुश होते हैं जब उनको ये एहसास कराया जाता है कि उनकी वैल्यू है, कि आप वैल्यूएबल हो, आप रहो, आप इम्पोर्टेंट हो। तो ये वीडियो में आप बहुत डीपली जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इसको आप जब देख लेंगे तो पूरा पैटर्न आप समझ जाएंगे और अपने हस्बैंड के पैटर्न को भी समझेंगे कि वो कभी कभी नाराज होके अलग क्यों हो जाते हैं, अलग क्यों बैठते हैं, या न्यूज़पेपर लेके क्यों बैठ जाते हैं, या टीवी में अपना टाइम क्यों बहुत देते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो जो भी कारण है, हमारे थिंकिंग पैटर्न अलग है। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे इस वीडियो को देखकर, तो शायद हमारे रिलेशन, जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट आते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहा है या मेरी वाइफ मुझे बहुत बात करती है, पूरे टाइम बक-बक करती है, तो एक दूसरे को समझने में हेल्प मिलेगी। तो हमारे थिंकिंग पैटर्न अलग होते हैं। कोई भी रेज़ हैंड नहीं करिए, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं अनम्यूट करूँगी। तीसरा हमारा कारण होता है कम्युनिकेशन इश्यूज। आज जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इतना सब कुछ हो गया है कि हस्बैंड वाइफ को बात करने का टाइम ही नहीं है। जब बात ही नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या एक्सप्रेस करेंगे, क्या अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। होना तो ये चाहिए कि हर एक को अपने प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर को बताना चाहिए, उससे सलाह मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई आपका वेल विशर है तो वो आपका पार्टनर है। जितने भी अगर आप फ्रेंड्स से कह देंगे, वो उतने बड़े वेल विशर नहीं हो सकते जो आपके पार्टनर आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी विडंबना है कि अभी हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया। कई बार ये जोक भी आता है, मैंने भी बहुत बार पढ़ा है करके कि आजकल हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ कम हो गई हैं क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक से टाइम ही कहाँ मिल रहा है लड़ने का। तो ये जोक के लिए तो ठीक है, पर अगर आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा होता है। और जब कम्युनिकेशन नहीं होता, जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर लेती हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन बात नहीं करते हैं। तो कहा जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि जब आप अपना मुँह बंद कर लेते हैं, आप मुँह से नहीं बोल रहे हैं वर्बली, पर आप अपने माइंड से उतने ही नेगेटिव थॉट उसको भेज रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई और हस्बैंड की कॉल बेल बजी, तो वाइफ का सबकॉन्शियस माइंड तुरंत अलर्ट कर देता है कि हस्बैंड आ गए। अब आपको इरिटेट वाले मोड में ही रहना है, बर्तन पटकना है, बात बिल्कुल नहीं करनी है और मुंह बिचका के चले जाना है, उनको इग्नोर करना है, कम्युनिकेशन बंद कर दो। कहा जाता है साइकोलॉजी की, कितनी भी लड़ाई हो, आपको अपने कम्युनिकेशन को बंद नहीं करना है। अगर आपके घर में भी लड़ाई हो रही है तो 1 घंटा 2 घंटा आप रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आप फिर से कम्युनिकेट करिए। अगर मैं 32 ईयर्स में देखूंगी तो मैं और मेरे हस्बैंड मैक्सिमम 3 दिन तक के बात नहीं किए, वो भी बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। अभी हम एक दिन में ही एक दूसरे को देख के हंस देते हैं, क्योंकि हम लोग बनावटी गुस्से वाला मुंह बना के नहीं रह पाते हैं। तो जब वो ऑफिस जाते रहते हैं तो मेरे हस्बैंड हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हम लोग दोनों के मुंह से हंसी निकल जाती है और हम लोग कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ये हमारे रिलेशनशिप को वीक करता है। नार्सिज्म, नार्सिज्म वो होता है, मेयो क्लिनिक रिसर्च ने बताया, इसको मेंटल डिसऑर्डर कहा। मेयो क्लिनिक रिसर्च काफी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक डिसऑर्डर है। जब कोई एक पार्टनर सोचता है कि सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही टैलेंटेड हूँ, मेरा पार्टनर कुछ नहीं है मेरे सामने, वो मुझे पूरे टाइम प्रेज़ करे, वो कितना लकी है कि मैं इतना अच्छा हस्बैंड उसको मिला हूँ।
ये नार्सिज्म मोस्टली मेल गुण है। नाराज मत होइएगा, कुछ एक लोग करेंगे, हो सकता है कई औरतें भी हों। मैंने जितने लोगों को देखा है वो मेल को ही देखा है। तो वो पार्टनर की न सुनेगा, जो अहंकारी है, जो सिर्फ अपने आप को प्यार करता है, ना अपने वाइफ की सुनेगा, ना उसकी फीलिंग को सुनेगा, ना उससे कोई सलाह मशवरा करेगा, और वो हद से ज्यादा सेल्फिश होके इररिस्पॉन्सिबल होगा और वही वाले मोड में जाएगा जो हम जॉट गॉटमैन की देख रहे थे, कंटेम्प्ट और क्रिटिक। तो नार्सिज्म, अगर आपका हस्बैंड अहंकारी है, आपको क्या करना है? वही एक्सेप्टेंस, नो सुधार। जब तक कि इंसान खुद नहीं सुधरना चाहेगा, वो नहीं सुधर सकता। तो आपको वहां पर एक्सेप्टेंस ही लाना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ भी बहुत है तो आप भी, हस्बैंड को भी वही सलाह दूंगी मैं। तो नार्सिज्म भी एक इशू होता है, और आज के नई पीढ़ी में कुछ ज्यादा होता है। रिलेशनल अब्यूज, जब लगातार पार्टनर मिसट्रीट करता है, बुरा बर्ताव करता है, चाहे वो वर्बली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो या सेक्सुअली हो, तब भी रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं। जब भी कोई हनीमून से लौटेगा, 1-2 महीने अच्छे से रहने के बाद धीरे से जब रूटीन में आता है, तो याद करिएगा, मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था ब्रूस लिप्टन का, कि हनीमून इफेक्ट 1-2 महीने के बाद चला जाता है, क्योंकि तब तक के, जब तक के नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों कॉन्शियस माइंड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कॉन्शियसली बिल्कुल एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे, कोई कंप्लेन नहीं, कोई किसी की गलती नहीं देखेगा, कॉन्शियसली सिर्फ प्यार प्यार प्यार। जैसे वो रूटीन में आते हैं, दोनों के दोनों अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से हैंडल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड से हैंडल हुए, आप जानते हैं, अपने अपने पैटर्न को वो दोहराएंगे। फिर टेंशन, टेंशन के बाद कभी भी छोटी सी भी बात पे ट्रिगर हुआ, तुरंत लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, और कई बार तो हस्बैंड बहुत अटैक वाले मोड में रहते हैं, तो कई लोग हाथ भी उठा लेते हैं। तो ये कोई भी, चाहे ट्रिगर हो ना हो, छोटा सी भी बात पे वो ट्रिगर हो जाएगा, बड़ी बात ना हो तभी भी, और ये अब्यूज हो जाएगा। तो अब्यूज सब तरीके से होते हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी, वर्बली भी और सेक्सुअली भी। अभी हम हस्बैंड वाइफ के अब्यूज की बात कर रहे हैं। जॉन गॉटमैन ने कहा कि डिवोर्स की मुख्य वजह यह है, सबसे मेन, जो मेन डिवोर्स की रीजन है टॉप पे, वो ये है कि जब दोनों में से एक या दोनों पार्टनर निंदा, अपमानजनक, यही अब्यूज करना शुरू कर देता है, तो उनके डिवोर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई जगह डिवोर्स नहीं हो पाते क्योंकि बच्चों का भार होता है, वाइफ इतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती कि कमा के अपने बच्चों को खिला सके, तो वो रह तो लेती है उस घर में, पर वो रिलेशनल अब्यूज चलता रहता है, रोज सुबह से लेकर रात तक के एक दूसरे के साथ बदतमीजी से बात करते हुए ही उनका जीवन खत्म हो जाता है। और ये, जब हम रिलेशनल अब्यूज की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिया में जो इन लॉज का हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो भी इसमें ट्रिगर करता है। अगर कोई बेटे की शादी होती है तो माँ बहुत इनसिक्योर फील करती है, पॉजिटिवनेस जो रहती है उसके पास, कि मेरा बेटा अब मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरी बहू का हो जाएगा, और जो उसका शासन था उस घर में, जो आधिपत्य था, वो बहू के हाथ में जा रहा है। जब वो देखती है तो वो चाहती नहीं है कि उनकी लड़ाई हो, वो चाहेगी नहीं कि उनका घर टूटे, पर सबकॉन्शियसली उसकी जो इनसिक्योरिटी है, जो पॉजिटिवनेस है, वो इस तरीके से ट्रिगर करेगी अपने बेटे को कि उसका बेटा अपनी वाइफ से जाके लड़ेगा। मैं सिर्फ लड़के की माँ की ही बात नहीं कर रही हूँ, लड़की की माँ भी आज की डेट में उतनी ही चालाक और शातिर हो गई हैं। वो चाहती हैं कि उनकी बेटी का बहुत ही ज्यादा शासन हो अपने ससुराल में, अपने हस्बैंड के ऊपर। तो वो नए नए ट्रिक्स बता के ट्रिगर करेगी अपनी बेटी को, ताकि वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर सके। हो सकता है वो सेक्सुअली इमोशनली ब्लैकमेल करे। तो ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। और लड़की की माँ न केवल अपनी बेटी का घर कमजोर करती है, उसके रिश्ते कमजोर करती है, कई बार तो डिवोर्स भी हो जाता है मदर की इंटरफियरेंस से।
तो आज की जब हम समानाधिकार कहते हैं पुरुष और महिला का, तो यहाँ पर महिला की एक वाइफ की मदर भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं। तो रिलेशनल अब्यूज़ भी चाहे मदर इन लॉ के थ्रू हो या किसी के भी थ्रू हो, नहीं होने चाहिए। जितना भी हो टोन, वर्ड्स इन सबको देखना चाहिए। एक कारण होता है कि जब हस्बैंड ड्रिंक करता है या स्मोक करता है तो वाइफ की पूरी ज़िंदगी उसको सुधारने में चली जाती है कि तुम मत पियो, तुम ऐसा मत करो, तुम बहुत पी रहे हो, तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है। सिर्फ ड्रिंक और स्मोक ही नहीं, अगर वाइफ बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और हस्बैंड बहुत ही खाने-पीने का शौकीन है, फूडी है, तब भी उनके बीच में बहुत लड़ाई होगी क्योंकि वो लाइफ हैबिट इश्यूज़ हैं उन दोनों के बीच में। तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को सुधारना चाहेगा। वाइफ खासकर अपने हस्बैंड को ड्रिंक और स्मोक छुड़ाना चाहेंगी। हम ये सहमत हैं कि अगर हस्बैंड दोनों ये कर रहा है ड्रिंक या स्मोक तो बहुत ही जीवन कठिन हो जाता है। पर क्या आपके बोलने से, बार-बार टोकने से क्या वो छोड़ देगा? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, जो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि यदि हस्बैंड बहुत ही दुखी मोड में है अपने बिज़नेस के कारण से या किसी और भी कारण से, जब उसका इमोशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जब कोई भी दुःख का या टेंशन का स्ट्रॉन्ग हो, उस समय अगर वाइफ़ उनके पेरेंट्स के सामने मतलब अपने सास-ससुर के सामने अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर देती है या पार्टीज़ में अपने हस्बैंड की ड्रिंक या स्मोक करने में की बात को लेके इंसल्ट कर देती है, तब वो उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में इतना गहरा बैठ जाता है कि जभी भी वो वाइफ को देखेगा, तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करेगा और एक नफ़रत की एक इमोशन रिलीज़ करेगा। फिर वो अपनी वाइफ से वैसा प्यार नहीं कर पाएगा, जैसा वो पहले करता था। तो बहुत एहतियात रखना चाहिए हर वाइफ को। अगर आपने अब तक के किए हैं, तो आइंदा से कभी भी उनको दूसरों के सामने मत टोकिए। मैंने कई लोगों के रिश्ते ऐसे देखे हैं जो काफ़ी दूर हो गए हैं क्योंकि वो सुधार कार्य का जो भूत वाइफ को चढ़ा रहता है, उसके कारण उनके रिलेशन कमज़ोर हो गए हैं। तो आपको यदि करना है तो इस चीज़ को आप रूम में बैठ के उसको समझा के, उसकी काउंसलिंग करा के कर सकते हैं और बार-बार फिर से मैं कहूँगी रिश्तों में सुधार का काम नहीं हो सकता, सिर्फ़ एक्सेप्टेंस का काम ही हो सकता है। तो ये लाइफ़ हैबिट इश्यूज़ भी रिलेशन को ख़राब करते हैं, आए दिन तकरार होती है। अपब्रिंगिंग पैटर्न भी बहुत मायने रखता है रिलेशनशिप को वीक करने के लिए। जैसे फादर होता है वैसा ही बेटा होता है। ये हम कहते भी हैं जैसे फादर वैसे सन। अगर फादर बहुत केयरिंग और अपनी वाइफ़ को मदद करने वाला है तो बेटा वही देख के वही सीखता है और वो वैसा ही अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करता है। अगर फादर केयरलेस है, अपनी वाइफ़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बेटा भी नेचुरली अपनी वाइफ़ को नहीं करेगा। पर वाइफ़ की आज की डेट में उम्मीद रहती है कि वो मुझे सपोर्ट करे, मेरे कामों में, मेरे घर के कामों में। भई मेरी फ्रेंड के हस्बैंड तो करते हैं, मेरी इस रिलेटिव के हस्बैंड तो करते हैं, तो लोग कंपैरिज़न करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि उनकी अपब्रिंगिंग पैटर्न क्या है, उनकी परवरिश किस तरीके से हुई है। तो आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन मत करिए, अगर वो वाक़ई सपोर्टिव पैटर्न से आए होंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे ही। जैसे मेरे हस्बैंड की मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरे फादर इन लॉ बहुत केयरिंग हैं और घर के काम करते हैं, तो मेरे हस्बैंड भी घर के काम में कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, बढ़-चढ़ के मुझसे ज़्यादा वो काम करते हैं। तो कंपेयर नहीं करना है कि किस तरीके से हमारे हस्बैंड की परवरिश हुई है और उनको अगर अगर हस्बैंड के फादर गाली-गलौज भी करते हैं तो उनका भी असर बेटे पे आता है, वो भी अपनी वाइफ़ से गलत शब्दों के साथ बात करेगा। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए और अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मूविंग थ्रू लाइफ़ एट डिफरेंट स्पीड। अगर हस्बैंड एक पार्टनर तेज़ी से, चाहे वो वाइफ़ हो या हस्बैंड, कोई भी पार्टनर तेज़ी से लर्निंग और ग्रोइंग कर रहा है, अपने करियर में, अपनी सोसाइटी में,
तो एक पार्टनर जो घर में रह रहा है या कम लोगों से मिल रहा है, दोनों के बिहेवियर में, दोनों की थिंकिंग में, दोनों के हर चीज में फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और सोशली अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी कम हो सकती है। अगर हम स्पिरिचुअल को उदाहरण लें यहाँ पर, तो अगर एक कपल दोनों स्पिरिचुअल सर्विस कर रहे हैं, तो एक पार्टनर बहुत एक्टिव रहेगा, दूसरा पार्टनर सपोर्टिव रहेगा। दोनों बहुत इम्पॉसिबल हैं कि एक बराबर एक्टिव रहें, रेयर होते हैं। तो जो एक्टिव रहेगा वो नेचुरली ज़्यादा बुक्स पढ़ेगा, ज़्यादा अपने कामों में बिजी रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहेगा। जो दूसरा पार्टनर है, जो कम कांटेक्ट कर रहा है, कम उसकी इच्छा है अपने इवॉल्व होने की, या उसका एक सीमित दायरा है, तो वो अपने दूसरे पार्टनर को समझ नहीं पाता कि सामने वाले को इतना क्या नशा है ध्यान प्रचार का या सेवा का या जो भी है। तो ये स्पीड ऑफ लाइफ जो है दोनों के बीच में अगर डिफरेंट रही, तो उनकी कंपैटिबिलिटी में भी अ, असर पड़ता है। यहाँ पे भी यही है कि एक दूसरे के साथ जब अंडरस्टैंडिंग होएगी, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है। फिर है लैक ऑफ टाइम। वाइफ लोग, खासकर इंडियन वाइफ लोग, सिर्फ बच्चों को संभालने और घर की साज सज्जा, साफ सुथरा करना, ये करना, भाइयों को देखना, इसमें या थोड़ा बहुत टाइम मिले तो किटी पार्टीज में चले जाना, उसमें समय बिता देती हैं। जब हस्बैंड फ्री होके बैठा है, तो अगर वाइफ चाहे तो वो 10 मिनट 15 मिनट अपने कामों को छोड़ के भी अपने हस्बैंड के साथ बैठ सकती है, पर वाइफ नहीं करेगी, वो अपने कामों में ही व्यस्त रहेगी। ये मेंटलिटी भी है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपने बहू बेटों के सामने क्या अपने हस्बैंड के साथ जाके बैठ के बातें करें और ही हु करें। तो ये बड़ी शर्मिंदगी होती कि 60s की उम्र में अपने हस्बैंड के साथ क्या बातें करें। हमारी लाइफ तो खत्म हो गई, बच्चे बड़े हो गए, तो एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं। या तो हस्बैंड बहुत वर्कहॉलिक होता है, सारा दिन बिजनेस में लगा रहेगा, वो टाइम नहीं देगा, या वाइफ अपने घर के कामों में अपने को उलझा के रखेगी, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देगी। अगर चाहे तो वो एक दूसरे को टाइम अभी भी दे सकते हैं, चाहे आप 70+ हो, तभी भी आप एक दूसरे को समय नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप कमजोर होगा। लास्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। हम जो मैरिज जिस संस्था को बोलते हैं, उसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो मेन पॉइंट है वो ट्रस्ट है। जो नींव है शादी संस्था की, वो ट्रस्ट है। यहाँ ट्रस्ट, मैं फाइनेंशियली की बात नहीं करूँगी, क्योंकि कई हस्बैंड लोग फाइनेंशियली भी काफ़ी छुपा के रखते हैं अपने वाइफ से, तो वो बात नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे फिजिकल ट्रस्ट की बात करूँगी कि जब एक हस्बैंड या वाइफ चीट करते हैं, तब भी उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक के उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हम इंडियंस बहुत रिजिड होते हैं इस ट्रस्ट को लेके, पर अमेरिका या दूसरी कंट्रीज में उनके जहाँ पे वैल्यूज दूसरे हैं, कल्चर दूसरा है, वहाँ पे अ, इतना मेजर इशू नहीं होता। पर अगर हम भारतीय संस्कृति में पले हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सामने वाले का ट्रस्ट न टूटे, और टूट गया है तो किस तरीके से, किस लेवल तक के वो एक्सेप्ट कर सक रहा है, वो एक इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। रूमी की एक बहुत ही प्यारी 2 लाइनें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, कि अपने पार्टनर को खुला छोड़ दो, उसे घूमने दो जितना घूमना है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो वापस लौट के आएगा, और अगर वो वापस नहीं लौट के आया तो समझ जाना कि वो कभी आपका था ही नहीं। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपने अपने इश्यूज हैं। मैं अभी भी कई नए कपल्स लोगों को देखती हूँ कि उनकी मोबाइल लॉक रहती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी फ़ोन में कोड वर्ड पासवर्ड होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ जब एक शरीर हैं, एक ज़िंदगी, एक आत्मा जब हम बनने के लिए कर रहे हैं अपने जीवन में, और अर्धनारीश्वर का दावा करते हैं, तो क्या फ़ोन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से छुपा रहे हैं? यानी कि उनका रिश्ता कमज़ोर है, एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ट्रस्ट अगर हस्बैंड पे नहीं करे वाइफ,
चीट नहीं किया उसके हस्बैंड ने, पर अगर जेलसी है या बहुत पॉजिटिव रहती हैं, कई वाइफ लोग बहुत शक करती हैं, तभी भी उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। कई हस्बैंड लोगों का नेचर होता है कि कुछ फ्लर्टिंग करते हैं, पर वाइफ उस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के लड़ाई झगड़े करती है और उनके रिश्ते बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो जेलसी या कोई भी चीज नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। जो रूमी के 2 सेंटेंस बोली हूँ, उसको अगर अपना सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप अपने तरीके से हैंडल करिए। तो ये हमारे कॉजेस थे। अब हम जानेंगे सॉल्यूशन कि हम अपने रिश्तों को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहला सुप्रीम पावर है हमारा मेडिटेशन, क्योंकि हम बोलते कम है, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, हम काम होते जाएंगे, हम रिएक्ट की जगह हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उत्तरदायित्व लेंगे हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि यदि मेरा हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने चूज किया है, या मैं ट्रिगर कर रही हूँ उसके गुस्से को। जो भी है, एक्सेप्टेंस आपका स्वाभाविक रूप से आ जाता है ड्यू टू मेडिटेशन। आप अपने लाइफ को एक बिगर पिक्चर को देखने लग जाते हैं। रिश्तों में सुधार नहीं हो सकता, केवल स्वीकार हो सकता है। आपके मेडिटेशन से आपकी स्वीकार करने की जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, और वो जैसा भी है, कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, मेरा है, एक आता था कोटेशन, टेढ़ा है पर मेरा है, तो वो ठीक है, हस्बैंड टेढ़ा भी है पर मेरा है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये मेडिटेशन के थ्रू ही आता है। तो इससे हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं। सेल्फ लव के ऊपर हमने एक सेशन भी ले लिया है, कि जिसके पास प्यार की कमी होती है वही अपने हस्बैंड से या अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगते रहता है। अगर आप अपने आप को बेइंतहा प्यार करते हैं तो आप सिर्फ प्यार देना जानेंगी, प्यार लेने की आप उम्मीद भी नहीं करेंगी। दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। हमारा काम है सिर्फ लव रेडिएट करना, लव देना। एक्चुअली देखा जाए तो मैरिज संस्था में गिव एंड टेक वाला है इक्वेशन, पर फिर भी अगर उनको प्यार इजहार नहीं करना आता आपके हस्बैंड को, या एक्सप्रेसिव नहीं होते, तब भी अगर आप अपने आप को भरपूर प्यार करेंगे तो आपको उनकी कमी कम खलेगी। एक्सेप्टेंस, जैसे पहले ही मैंने कहा, कि स्वीकार कार्य हमें करना पड़ता है अपने पार्टनर के प्रति। तो वो जैसा भी है, अगर आपकी मेन प्रायोरिटीज को पूरा कर रहा है, जैसे हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होती है, अगर वो हमारे ट्रस्ट को कायम रख रहा है, वो हमको फिजिकली चीट नहीं कर रहा किसी और पार्टनर के साथ जाके, यदि वो फाइनेंशियली हमें सिक्योरिटी दे रहा है, वो हमें टाइम दे रहा है, और 2-3 जो प्रायोरिटी हमारी लाइफ की, हर एक की अपनी अलग-अलग रहती हैं प्रायोरिटी, अगर हमारी वो प्रायोरिटी पूरी कर रहा है, तो अगर छोटी-मोटी थोड़ी बहुत कमी रह गई, हो सकता है वो नार्सिसिस्ट हो, है ना? बहुत अहंकारी हो, तो बाकी जब मेरी सब चीज़ें पूरी कर रहा है, अगर 1-2 चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो हमें लेट गो कर देना चाहिए। बार बार इसको याद रखिएगा कि आपकी प्रायोरिटी अगर वो पूरी कर रहा है, तो आप दिमाग में डाल दीजिए कि छोटी मोटी गलतियां उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो आप भी परफेक्ट नहीं है। पर गलती यही हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, मैं तो परफेक्ट वाइफ हूं, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा है। अरे वो आपके लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे रहा है, आपका ट्रस्ट कायम रख रहा है और दूसरी चीजों को कर रहा है। तो अगर वो टाइम नहीं दे रहा है तो आप खुल के बात करिए। पर जो भी आपकी चीजें हो रही हैं उसको बैठ के आप सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा प्रायोरिटी, तो अच्छी क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए। कभी गुस्सा भी आए तो कभी उसकी अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, गुस्सा उतर जाएगा। तो एक्सेप्टेंस हमारे स्ट्रॉन्ग कर देता है रिलेशन को। और वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जो 5 लैंग्वेजेस मैंने बताया था, उसमें ये हर हस्बैंड को एक हैबिट बना देनी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को की तारीफ करे, और वाइफ भी अपने हस्बैंड की तारीफ करे। जैसे जैसे शादी के साल गुजरते जाते हैं, हम लोग बहुत लीनियंट हो जाते हैं, हम हर चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे मैं जब तक के इसको नहीं समझी थी, तब तक के, अगर मान लो मेरे हस्बैंड मेरे लिए
पानी ला देते थे, मेरा लैपटॉप उठा के रख देते हैं, मुझे बुक ला के दे देते हैं जो मैं कहती हूँ कि दूसरे रूम में पड़ी है, ले आओ। जो भी मैं काम बोलती हूँ बड़े प्यार से मेरे लिए कर देते हैं बिना कुछ बोले, मतलब इरिटेट हुए। तो मैं कभी उनको थैंक यू या उनको वर्ड्स नहीं बोलती थी उनको प्रेज़ करने के लिए। इसके बाद से मैंने हैबिट डालना शुरू किया। तो हम लोग जब शादी के काफ़ी साल हो जाते हैं ना, तो हम एक धारणा बना लेते हैं कि ये तो करेगा ही, है ना? ओशो बहुत अच्छी चीज़ एक बोलते थे जो मुझे याद आती है कि यदि आपका रुमाल गिर जाए और कोई अजनबी आपको रुमाल उठा के दे, तो आप उसको तुरंत थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू आपने मुझे रुमाल उठा के दिया, बड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाएँगे। पर अगर वाइफ़ ने आपकी रुमाल को उठा के दिया, तो आपके लिए वो लेट गो वाला रहता है, ये तो उसका काम ही है, वाइफ़ है। अगर बहुत अच्छा खाना बना ली तो ये तो उसका काम ही है, उसके लिए क्या प्रेज़ करना। अगर हस्बैंड 10 काम को छोड़ के आपके लिए सब्ज़ी लेके आ गया तो ये तो उसका काम ही है, घर है, उसका तो काम करना है। हम बहुत ज़्यादा लेट गो करते हैं। हम भूल जाते हैं कि शादी के कितने भी साल हो जाए, एक-दूसरे को प्रशंसा हमें करते रहनी चाहिए क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि हर इंसान जब से वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है, हर इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। तो हमको हमेशा छोटे-छोटे कामों के लिए भी अपने पार्टनर की प्रशंसा करती रहनी चाहिए। हो सकता है ये आपका लव लैंग्वेज हो, जैसे मैंने बताया कि एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी अगर जैसे अफ़र्मेशन है, ये वर्ड्स हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरा प्राइमरी वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करते हैं, कभी मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, जब मुझे देख के बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या मैं बहुत अच्छा सेशन लेती हूँ, तब मुझे बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा बोली तूने, या बहुत अच्छा लिखती हूँ कभी मैं, या बहुत डिलीशियस खाना बनता है। तो ऐसे भी मैं बहुत डिलीशियस बनाती हूँ, पर स्पेशली कोई अच्छी न्यू चीज़ बनाती हूँ, तो मुझे मेरे हस्बैंड जब तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बहुत-बहुत खुशी मिलती है। 10 लोग मुझे तारीफ़ करेंगे, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी मेरे एक हस्बैंड की तारीफ़ करने से मिलती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन मेरा प्राइमरी लैंग्वेज है, तो वो मेरे लिए अब ध्यान और रखना शुरू करेंगे। और मेरे हस्बैंड की ये नहीं है प्राइमरी लैंग्वेज। तो आप अगर आपकी आप आज रात को बैठ के सोचिएगा कि 5 लैंग्वेजेज़ में से कौन-सी लव लैंग्वेज आपकी है। आपको अपने पार्टनर को वो बताना पड़ेगा ताकि उसी तरीके से वो आपको कम्युनिकेट करे। दूसरा लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। कई लोगों को लगता है कि हमारे हस्बैंड या वाइफ़ हमारे पार्टनर हमारे साथ हमको टाइम दें। टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप पिक्चर हॉल जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम एक-दूसरे के साथ मूवी तो देख रहे हैं। तो मूवी देखने को हम क्वालिटी टाइम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हर एक कोई अपने माइंड के हिसाब से, अपने हिसाब से वो मूवी को देख रहा है। साथ में हँस लिए तो वो एक साथ नहीं हुआ। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है नो टीवी, नो मोबाइल, कुछ भी नहीं। आप एक-दूसरे के साथ सिर्फ़ बात कर रहे हैं। वो होता है, चाहे वो सुबह की चाय का हो, चाहे रात के डिनर के टाइम हो, चाहे कोई भी एक टाइम आप निकालिए, जिसके साथ आपके कोई भी सोशल मीडिया आपके आस-पास नहीं हो। तो अगर आपका क्वालिटी टाइम है, तो वो अपने पार्टनर को बताइए। ये मेरे हस्बैंड का लव लैंग्वेज है क्योंकि मुझे भी जब बताया तो मुझे बहुत लगा क्योंकि नेचुरली ज़ूम सेशन और दूसरी चीज़ों में मैं उनको टाइम कम देती हूँ, तो उनको लगता है कि नीता भी सब आईपैड और ये सब चीज़ों को छोड़ के मेरे साथ बैठे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी दिनों से अपने रिलेशन को और मजबूत करने के लिए उनको टाइम देके, क्योंकि वो टाइम मेरे लिए भी है। सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को भी तो दे रही हूँ। तो अ, ये भी लैंग्वेज हो सकती है। तीसरी लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट। ये मेरी बेटी की है लैंग्वेज, मुझे मालूम है क्योंकि उसको गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं और वो देती भी बहुत है अपने हस्बैंड को, उसके हस्बैंड भी देते रहते हैं, मैं देखते रहती हूँ उन लोगों को। तो अगर आपके पार्टनर की रिसीविंग गिफ्ट्स है लव लैंग्वेज, तो उनको हमेशा हफ्ते 15 दिन में चाहे छोटे-छोटे फ्लावर्स, चाहे छोटा-सा एक गजरा ही लेके चले जाएँ या एक छोटा परफ्यूम या कुछ भी एक चीज़ बार-बार उनको दें, क्योंकि वो प्यार की भाषा क्या समझ रहा है? कोई वर्ड समझ रहा है, कोई टाइम के में खुश हो रहा है, कोई गिफ्ट्स में खुश हो रहा है। हर एक की अपनी लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट्स का मतलब आप कार देंगे या डायमंड का नेकलेस देंगे तो ही वो सामने वाला खुश होगा।
ये गिफ्ट्स अगर आपके पार्टनर की लैंग्वेज है तो आप पूरी कोशिश करिए कि हफ्ते से 15 दिन के अंदर उसको कोई ना कोई आप गिफ्ट देते रहें। और कहा जाता है, गैरी चैपमैन ने कहा कि ये गिफ्ट्स देना आपके पैसे के वेस्टेज नहीं, आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इससे आपके रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और कल के वीडियो में हमने जब देखा कि यदि आपके हस्बैंड आपको बड़ी-बड़ी गिफ्ट्स दे रहे हैं, कार, बंगलो, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के दे रहे हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए एक गजरा खरीद सकें या एक बुके खरीद सकें, तो आप माइंड मत करिए, आपके लिए दूसरे बड़े गिफ्ट्स का तो वो इंतज़ाम कर रहे हैं। तो रिसीविंग गिफ्ट्स भी कई की लैंग्वेज होती है। एक्ट ऑफ सर्विस, ये मेरी सेकंड लैंग्वेज है, लव लैंग्वेज। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मुझे काम में बहुत मदद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जभी भी हमारे घर में डिनर होता है, जब गेस्ट चले जाते हैं तो मैं अकेले डाइनिंग टेबल को क्लीन नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि बहुत केयरिंग है, उनको कोई भी काम करने में, घर के काम करने में खराब नहीं लगता है, और वो तुरंत मेरी डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में मेरी मदद करती हैं। फ्रिज में जो सामान रखना है, जो चीज़ हमें फेंकनी है, हर चीज़, मतलब गेस्ट जाते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे से पहले जुट जाते हैं। हर रात को वो बेड को ठीक करते हैं, पानी की बॉटल्स लाते हैं, सारी लाइट्स ऑफ करते हैं। मतलब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो मुझे इतनी पसंद हैं। पहले तक के मैं बहुत लेट गो करती थी, ये उनकी ड्यूटी है, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, अगर वो ये नहीं करेंगे, तो वो काम भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरी लैंग्वेज है, और वो इस काम को बखूबी निभाते हैं। वो मेरे सभी कामों को बखूबी निभाते हैं, चाहे कुछ भी कहो, मैं ही कहीं पे चूक जाती हूँ। फिज़िकल टच, यहाँ पे फिज़िकल टच का मतलब सेक्स बिल्कुल भी नहीं है, वार्म टच है। कई लोगों को पसंद है कि उनकी पार्टनर उनको छुए, हग करे या सट के बैठ जाए। क्योंकि जब हम 2 शरीर आपस में एक-दूसरे को टच भी करते हैं, टच थेरेपी आपको मालूम भी है, सबसे मोस्ट हीलिंग वाली थेरेपी है ये। तो जब हम आस-पास बैठ भी जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तभी भी एक-दूसरे की वाइब्रेशन के थ्रू एक-दूसरे की एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, और प्यार को एक्सचेंज करते हैं। तो कई लोगों की ये लैंग्वेज होती है फिज़िकल टच। तो अगर आपके हस्बैंड की ये टच है, तो पूरी कोशिश करिए कि दिन भर में, चाहे कितने भी शादी के साल हो गए हों, आप उनको टीवी देखते समय या कभी बैठे हैं तो आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके सर पे उँगलियाँ घुमाइए। ये छोटे-छोटे एक्शन हमारे रिलेशन को और अच्छा करते हैं। तो फिज़िकल टच भी कई लोगों की लैंग्वेज होती है। एक और कारण है, ये पाँचों लैंग्वेज चली गई, है ना? अब एक और हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू चेंज योर स्पाउस। प्यार से कभी भी कोई नहीं बदलता। अगर कोई वाइफ सोचती है कि मैं बहुत प्यार करूँगी मेरे हस्बैंड को, या कोई लवर सोचता है कि अभी तो ठीक है, मेरे फियांसी को या मेरे लवर को ड्रिंक करने की आदत है, पर मेरी शादी होएगी तो मेरे प्यार के कारण वो सब छोड़ देगा। तो कभी भी गलतफ़हमी में नहीं रहे, कोई किसी के प्यार को नहीं बदल सकता। अगर कोई बदलता है तो अपने आप की इच्छा से ही बदलता है। पर अगर आपके हस्बैंड को या पार्टनर को कोई गलत आदत है, या समझ लीजिए आपके हस्बैंड को ड्रिंक वगैरह सबकी कोई आदत नहीं, परंतु वो गीला टॉवल बिस्तर पे छोड़ देते हैं, या गंदे शूज़ लेके रूम में आ जाते हैं। तो कितनी छोटी-सी चीज़ है, आपने 10 बार समझाया उनको, वो नहीं समझे। क्या आपके बार-बार टोकने से वो समझ जाएँगे? नहीं, इरिटेट होंगे। तो बार-बार नहीं टोकना है। कुछ टाइम के बाद आपको उसको एक्सेप्ट करना है, या अपने आप को उनको बैठा के समझाना है कि मुझे तुम्हारी ये बातें पसंद नहीं हैं। जैसे, नहीं, अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगी। चलिए, तो अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को बिल्कुल भी चेंज करने के लिए कोशिश मत करिए। आखिरी जो उसका है, सेडोना इफ़ेक्ट। ये जितना भी मैं आप लोगों को सेशन बता रही हूँ, वो मेरे बहुत ही अच्छे मेंटर हैं रंजीत पाटिल, उनके ही थ्रू मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, और मैंने ये पीपीटीज़ वगैरह बनाया, और सब कुछ जो भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा। उन्होंने मुझे सेरोना इफ़ेक्ट के बारे में बताया। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, फ्रैंकली कह रही हूँ। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ हैं,
तो प्यार है तो वहाँ घृणा होगी ही कभी न कभी। हम 24 घंटे अपने हस्बैंड के या वाइफ के प्यार में नहीं रह सकते। ये पृथ्वी द्वंद है। द्वंद का मतलब होता है रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, प्रेम है तो घृणा है। तो कभी-कभी कोई चीज़ होती है जो हमारी स्पॉन्टेनियसली हमको चिढ़ हो जाती है अपने हस्बैंड से, घृणा नहीं बोलेंगे अपन, चिढ़ बोलते हैं चलिए। अगर उस ग्रज को मैंने सँभाल के रख लिया, तो बार-बार मेरा सबकॉन्शियस माइंड वही पैटर्न को अपनाएगा और सामने वाले के लिए मैं गलत अपशब्द, गलत टोन में बोलूँगी। तो सेडोना इफ़ेक्ट को बनाने के लिए लेस्टर लेविंसन का नाम लिया जाता है। वो एक फिज़िसिस्ट थे और एंटरप्रेन्योर थे। भौतिक शास्त्री थे और बहुत बड़े उद्यमी थे, बहुत पैसे वाले थे, पर वो उदास रहते थे हमेशा और अनहेल्दी रहते थे। उनको 1952 में हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब तुम हॉस्पिटल से घर जाओ, तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि अब तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है। वो काफ़ी पैसे वाला था, उसने बहुत सारी नई-नई थेरेपीज़ को जॉइन किया, सोचा कि मेरे में क्या लाइफ़ में कमी रह गई है? मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हूँ, मुझे क्या ऐसा हो गया जो मैं इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया से चला जा रहा हूँ? उसने कई थेरेपी करने के बाद उसने कई साइकोलॉजी वाली जो करते हैं एनएलपी वगैरह की, तब उन्होंने ये सेडोना इफ़ेक्ट का इजाद किया। क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो तब ज़्यादा खुश रहते हैं, जब वो प्यार देते हैं किसी को। ध्यान से सुनिएगा। लेविस्टर लेविन्सन ने देखा कि मैं जब उसने अपनी लाइफ़ का रिव्यू किया कि मैं कैसे-कैसे जी रहा हूँ, कैसे-कैसे लाइफ़ को बिता रहा हूँ, तो जब उन्होंने महसूस किया कि जब मैं किसी को प्यार देता हूँ, तब मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ, बनिस्बत उसके कि जब कोई मुझे प्यार देता है। समझ गए आप लोग, है ना? जब प्यार बाँटते हैं, तब हम ज़्यादा खुश रहते हैं और जो हमको प्यार मिलता है, उससे हमको ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। और उसने ये खोजा कि हमारे जितने भी नेगेटिव और सप्रेस्ड इमोशन हैं, वही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। अगर हम उनको रिलीज़ कर दें, हमारी सप्रेस्ड इमोशन को, चाहे अपने हस्बैंड के प्रति हो, चाहे अपनी वाइफ़ के प्रति हो, कोई ग्रज हो, कोई नफ़रत की चीज़ हो, तो अगर उसको हम रिलीज़ कर देंगे, टेंशन फ्री हो जाएँगे, तो हम हैप्पी और हील हो जाएँगे। तो सेडोना इफ़ेक्ट को जब उन्होंने खोजा, उन्होंने देखा, तो उन्होंने बहुत लंबे जीवन 40 साल की उम्र के बाद, मतलब जब उनको डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था, तब उसके 40 साल के बाद उनकी डेथ हुई। उसके बाद हेल डवस्किन और लैरी क्रेन ने इस सेडोना इफ़ेक्ट को काफ़ी इम्प्रूव किया और पॉपुलर किया। तो इसमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहले, यदि मान लो आपको किसी के लिए भी ये सेडोना इफ़ेक्ट हस्बैंड वाइफ के लिए ही नहीं है, सेडोना इफ़ेक्ट हमारे सारे नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए है। जैसे हम इनर चाइल्ड करते हैं या ईएफटी करते हैं, बिल्कुल वैसा ही सेडोना इफ़ेक्ट भी है। उन्होंने कहा कि जो भी आपका इमोशन है, चाहे जेलसी हो, चाहे नफ़रत हो, हेट्रेड हो, चाहे कोई भी हो इमोशन, उस इमोशन को पहले याद करो, उस आदमी को याद करो, उस इमोशन को याद करो, जो जिसके कारण आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसे अपनी बॉडी में फ़ील करो। अगर उस आदमी के प्रति नफ़रत है या चिढ़ है, तो उसको बिल्कुल महसूस करना है, उतने ही इंटेंसिटी से कि हाँ, उस आदमी ने मुझे ऐसा-ऐसा कहा था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया था, जो भी है उस समय फ़ील करिए आप। जब आपके बॉडी में वो फीलिंग आ जाएगी, तब अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इस फीलिंग को जाने दे सकता हूँ? अगर आपने नो कह दिया, फिर भी आप दूसरा क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इसे जाने दूँगा? नो, ठीक है। फिर आप पूछिए, कब मैं इसे जाने दूँगा? आप अपने मन में शायद कह सकते हैं 1 महीने बाद, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। 1 घंटा, 2 घंटे के बाद फिर से इस क्वेश्चन को पूछिए। ये 3 क्वेश्चन बार-बार पूछने, देखिए कितने छोटे 3 क्वेश्चन हैं, पर ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि सेडोना इफ़ेक्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैं आप लोग को प्रेज़ेंट करने के पहले काफ़ी इसके ऊपर सर्च करके मैंने इसको ऐड किया है। ऐसा नहीं कि मैंने रंजीत सर के कहने पे ये किया है ऐड। इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से सिर्फ 10% जी रहे हैं, 90% हम अपने
इससे जी रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से। तो ये 3 क्वेश्चन बार-बार कॉन्शियस माइंड पूछ के सबकॉन्शियस माइंड से उस इमोशन को रिलीज़ करता है। फिर 1 घंटे के बाद पूछिए, क्या मैं इस फीलिंग को जाने दूँगा? फिर आपको धीरे-धीरे कुछ 10 बार या 12 बार ऐसे पूछते-पूछते आप बोलोगे यस। क्या मैं इसे जाने दूँगी? यस। कब आखिर में आप कहोगे अभी तुरंत, तब आपका वो रिलीज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नहीं यूज़ किया है, मैं आप लोग के सामने शेयर करी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यदि आप लोग इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और रिज़ल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर इसका आंसर बताएँगे। अगर मेरे पास कोई नेगेटिव इमोशन आएगा तो मैं ज़रूर इसको आप लोग तक के इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। तो ये हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और हार्वर्ड स्कूल ने रिसर्च कराया। कम से कम 165 कंट्रीज में ये रिसर्च हुआ है, लाखों लोगों पर, कि हमारे जीवन की खुशी और हेल्थ का राज क्या है? क्या पैसा है? क्या नेम और फेम है? क्या है? क्योंकि देखिए, अभी पैसे की दौड़ में सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो जब 165 कंट्रीज में ये रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि हमारी खुशी और हमारी हेल्थ का राज सिर्फ 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है क्वालिटी रिलेशनशिप, यानी कि जिसमें प्यार है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और दूसरा फ्रेंडशिप। आज के युग में सेल्फलेस फ्रेंडशिप ढूँढना कुछ हद तक के तो मुश्किल ज़रूर है। असंभव कोई भी चीज़ नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड हैं तो आप बहुत लकी हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं। और यदि आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं जो आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सकें और आप उसके साथ हर चीज़ को बता के उससे सॉल्यूशन ले सकें, तो आपके लाइफ की खुशी और हेल्थ का एक ही विकल्प बचता है, क्वालिटी रिलेशनशिप। क्वालिटी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं है, आपके दूसरों रिश्तों का भी है। पर चूंकि हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कह रहे हैं, तो अगर एक रिश्ता भी, हमारा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहा, तो पूरी दुनिया अगर आपके साथ बैर करे, पूरी दुनिया अगर आपके ऊपर लांछन लगाए, या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, चैलेंजेस हो आपकी लाइफ के लिए, तब भी आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ को बहुत ही खुशनुमा करके, बहुत ही प्यार से इस दुनिया से विदा हो सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं। सिर्फ एक रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है तो आपकी ज़िंदगी बोरिंग नहीं होगी, बहुत ही रंगीन रहेगी। और यदि ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का रहा, तो उसके बाद तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम अगर हस्बैंड वाइफ के रूप में आए हैं तो इसका कोई निश्चित अर्थ है, कुछ प्रयोजन है। कोई संयोग से हस्बैंड वाइफ नहीं बनता, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो। कई लोग कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमारी शादी कर दी, हमने तो देखा भी नहीं था। चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, हमेशा प्री बर्थ प्लानिंग के थ्रू ही होती है। जब आपका पार्टनर आपके पास आएगा, अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो आपके पेरेंट्स यस 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 कहेंगे और वो शादी होके रहेगी। तो चाहे अरेंज हो, चाहे वो हो, हस्बैंड वाइफ का दोनों का मिलना, एक साथ रहना एक निश्चित अर्थ है, एक निश्चित प्रयोजन है। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं और हमारा हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, तो क्या हम अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जो हमने इस सेशन में जाना, उन सबको हम एक बार और विचार करके सोचें, तो क्या हम अपने चाहने से अपने रिश्तों को अच्छा नहीं कर सकते? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और हस्बैंड बहुत प्यारे होते हैं, जो मैंने कहा कि उनकी इम्पोर्टेंस हम बढ़ाते रहें, उनको हम अच्छे से मदद करते रहें, तो वो भी हमारे लिए उतनी ही मदद करेंगे। मैं एक्ट ऑफ सर्विस में एक सेंटेंस बोलना भूल गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही अ, आपकी मदद करे बिस्तर बनाने में, कुकिंग में, या आपके घर के कामों के लिए एक्ट ऑफ सर्विस में अ, मदद करे। अगर हस्बैंड का कोई बिज़नेस है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं, आप,
या कुछ उनके बिजनेस लेटर्स लिख के दे सकते हैं, या कभी उनके साथ कार धो सकती हैं, जो उनके काम है। अगर हम वाइफ भी उनके साथ एक्ट ऑफ सर्विस को, मतलब हम उनके भी कामों में मदद करें, तो वो भी उस लव लैंग्वेज को समझेंगे। तो 5 लव लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज को आप पहचानिए कि कौन सी आपकी लव लैंग्वेज है, अपने पार्टनर को बताइए और अपने पार्टनर की भी आप सुनिए और उस तरीके से कम्युनिकेट करिए। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो एक ही जन्म के लिए हम हस्बैंड वाइफ बने हैं, और जो 7 जन्म हम हिंदू धर्म कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि 7 जन्म तक के एक ही हस्बैंड वाइफ रहें, पर कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे लक्ष्मी जी और न्यूटन जी का मैंने सुना है कि दोनों हस्बैंड वाइफ 6th उनका बर्थ है, कि 7th बर्थ है उनका सेम हस्बैंड वाइफ के रूप में। बाकी इम्पॉसिबल है। कभी हमारे हस्बैंड हमारे कई जन्म पहले हमारे बेटे भी रहे होंगे, कभी फादर भी रहे होंगे, हम भी कभी उनकी मदर रही होंगी। हम नहीं जानते कि हम क्या क्या रोल निभा के आ रहे हैं, पर इस जन्म में अगर हम हस्बैंड वाइफ बने हैं, कोई प्रयोजन है, तो उस प्रयोजन को हम समझें, अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग करें अपने रिलेशन को और अपनी लाइफ को अच्छा करें। हम दूसरे को न सुधारें। ये स्पिरिचुअलिटी का पहली सीढ़ी होती है। किसी को भी नहीं सुधारना है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलें। वो जिस तरीके से भी रह रहे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, वो बात को रखते हुए अपने रिलेशन को सुधारिए। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने इतना टाइम लिया आप लोगों का। और तो फ्रेंड्स, आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माही? हाँ आंटी। देखना कोई। हाँ विशाला जी। नमस्ते अनीता मैम। हाँ नमस्ते बोलिए। मैम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग। मैम, मेरा भैया लोग ना रायपुर में रहते हैं। हाँ, मुझे आपने भेजा था, वो टॉपिक आप छोड़ दीजिए, मैंने मैसेज डाल दिया है, आप उनको भेज दीजिएगा। एक्चुअली वो क्या टाइमिंग्स क्या है? डेट 21 को ही है ना? देखिए, मैंने सब तो सर्कुलर में डाला है। कई लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। उनका एक्चुअली क्या गलत नहीं होता है। क्या बोले आपने? फिर से बोलिए मैम। मैं बोली कि हस्बैंड के साथ कुछ बैड इंटेंशन नहीं रहता है, तो उनका रिलेशन के साथ, जैसा सास है, ननन है। हाँ, तो देखिए, आप उनको ही हर्ट कर रही हैं। अगर आप अपनी मदर फादर को प्यार कर रहे हैं, तो क्या वो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करेगा? नहीं आप उनको करेगा। हर्ट है ना। उनका हिसाब से उनको मेरे को बोलना पड़ता है, आप ऐसा है वैसा है करके। ये मेरा ही गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, पर चुगली करना, नमक मिर्च लगा के, गरम मसाला डाल के उसको बताना, वो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स कर्म है। उनके तरफ से वो करेक्ट है, लेकिन मेरे तरफ से मैं उनके साथ, मेरा सोल उनके सोल के साथ कनेक्ट नहीं होता है। उसके लिए मेरे को दुखी हो रहा है। तो अपने हस्बैंड को बेचारे को क्यों पीस रही हैं? लड़कों की सबसे बुरी हालत होती है। अगर ज्यादा माँ का कहने मानेगा तो बोलेंगे कि माँ का गुलाम है, ममाज बॉय है। बीवी का कहना मानेंगे तो जोरू का गुलाम है। वो बेचारा सबसे ज्यादा दो पाटों के बीच में पिसता है, सबसे ज्यादा। तो दया कर दीजिए। मैंने भी ये किया है विशाला जी, मैंने भी ये किया है। तो थोड़ा सा बी अवेयर। अब जब ज्ञान मिल रहा है, तो ये सब नहीं करना चाहिए हमें, है ना। ओके मैम, थैंक यू। अगर आपने हस्बैंड को चूज किया है, तो आपने अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सभी को भी आपने चूज किया है। आपको पैदा होने के पहले मालूम था कि आपके साथ ये लोग रहेंगे। तो आप जी। एक्सेप्ट करिए और प्यार की वाइब्रेशन भेजिए। और नहीं है तो कैसे कहते हैं कि यदि आपके लिए बहुत कोई नेगेटिव है, तो आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। कम बात करिए, कम बैठिए, कम उनके साथ घूमिए फिरिए, डिस्टेंस बना लीजिए, है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, और भेज दीजिएगा अपने ब्रदर को वो लिंक।
हाँ पंकज जी। हेलो। हाँ हाँ जी, नमस्कार दीदी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी, मैं और मेरा ना बेटा, हम दोनों ही आपका सेशन अभी सुन रहे थे, वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। तो उसको अच्छा वो शुरू से ही आपकी बहुत तारीफ करता है, कहेगा ये वाली आंटी का मुझे सेशन सबसे ज्यादा पसंद है। तो अभी चेक भी कर रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कहता है मुझे एक बार फिर सुनाना। तो इसका दीदी क्वेश्चन है, 1 मिनट ये बात करना चाहता है, कर लो बेटे। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yeah, so ma'am, like my question is ki, like I had a relationship in the past, so the front person had a trauma, like मेरे से पहले उसका कुछ life के experiences थे which were not good. So whenever I tried to give her something, तो she was उसको trust issues रहते थे कि ये सही में कर भी रहा है मेरे लिए just to make me happy or something. So that kind of chemistry, मतलब उस situation में क्या करना चाहिए आपको? देखिए जो जिसके साथ हो चुका है ना ये सब, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो चुका है ना, ट्रस्ट का या जो चीटिंग का है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हुई है ना, उसको खुद को रिलीज करना पड़ेगा। वो या तो मेडिटेशन कर सकती है, तब भी बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगी, मैं नहीं जानती आपका नाम क्या है, उनकी आप काउंसलिंग करा लीजिए। ओके। काउंसलिंग करा लीजिए या इनर चाइल्ड उनको करा लीजिए, ताकि जो उनकी बैड मेमोरीज जो सबकॉन्शियस माइंड में है उसको रिमूव करे। जब तक कि वो रिमूव नहीं करेगी, रीप्रोग्रामिंग नहीं होएगी आपके प्यार के लिए, समझ रहे हैं आप। उसको पहले उसको डिलीट करना है, उसकी जितनी भी कंट्रोवर्सी या जो भी इश्यूज थे, उसके बाद वो रिप्रोग्रामिंग करे। तो जो NLP वाले होते हैं वो भी करते हैं कशिश जी, और कुछ हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स भी हैं, हितेश वगैरह जैसे है, वो भी करते हैं। और यदि वो खुद मेडिटेशन करे तो उससे भी रिलीज होता है। ये मैंने भी एक इशू को ऐसा ही देखा है कि वो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब समझ रहे हैं, मैंने कर्मा का जब बता रही थी ना कि उसमें रहता है, तो वो आपको रीप्रोग्रामिंग करानी पड़ेगी उसकी। आप मेडिटेशन सिखाइए उसको घर हाँ, बैठे बैठे। मेडिटेशन तो लिंक वगैरह मैं देता हूँ उसे, एंड शी समटाइम्स जॉइन आल्सो, बट वही है कि थोड़ा ट्रस्ट, एंड शी इज काइंड ऑफ थोड़ा सा उन चीजों में कि थेरेपी वगैरह में थोड़ा ज्यादा। सुनिए ना, तो मुझे मेरा फोन नंबर दे देना, मैं उससे थोड़ी देर बात कर लूंगी, ठीक है? ओके ओके, श्योर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग आप ही लोगों के लिए हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि 1-2 लोगों से मैंने बात किया है, अब कितना हुआ है अब मैं 1-2 दिन के बाद पता चलेगा मुझे, है ना? चलिए, थैंक यू। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ हाँ प्रिया जी। कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुतों की जिंदगी में जो गैप्स है ना, वो भर रहे हो आप। Bless you. People will really bless you for what you spoke. You know, I hope everybody is understood. And कहीं ना कहीं छवि मेरे को नजर आ रही थी जब भी आप बात कर रहे हो। जब भी आप बात कर रहे थे, मेरे को कहीं ना कहीं अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी कुछ बातों में। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Lot of transparency is important in life, and trust. Really, that is the base on what we are alive today. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और आज अर्चना का बर्थडे है, वो आई है कि नहीं, बट आई वांट टू विश हर हैप्पी बर्थडे। हाँ अर्चना आई है, उसने हैंड भी कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी प्रिया जी, आप खुद समझ रही हैं। हाँ मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट आर यू आउट ऑफ इट और नो? अभी तक आप थोड़ा हिले हुए लग रहे हो। बहुत इजीली नहीं, इजी नहीं है मेरे लिए, आप समझिएगा, है ना? पर गिव अप नहीं करना है, बस यही मैं कोशिश कर रही हूँ। ट्रू। हाँ बाकी प्रिया जी, अपन कितने भी शादी के साल हो गए, अभी भी अपन अच्छे से ही मैरिड लाइफ निभाएंगे, बहुत अच्छे से। फुल रोमांस करना चाहिए। रोमांस का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता है बात ना? करने की भी जरूरत नहीं है, आंखें ही बस है बात करने के लिए।
कई बार वही बस हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल देखो आप लोग को सिखाते सिखाते मैं कितना सीख रही हूँ। हाँ और कितना बताइए। ब्लश कर रहे हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड सामने आके बैठ गए ना इसीलिए। अच्छा, और मेरे लिए चाय का कप भी लाके रख दिए हैं। तो थैंक यू प्रिया जी। गुड गुड गुड। हाँ हाँ अर्चना जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू नमस्ते। हैप्पी बर्थडे लव यू अर्चना मैम। जी। थैंक यू माई जी। थैंक यू सो मच मैम। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं आज का सेशन सुनकर कि मैम का तो पैर छूने का मन कर रहा है। अरे बाप रे। बोलना सिर्फ अर्चना को। खैर आप तो बोल रहे हो आपका सोलमेट है तो क्या करने की जरूरत है बस। नहीं लेकिन ना आप बहुत ग्रेट हो, बहुत ही अच्छा सेशन आपका। और थैंक यू सो मच मैम। मतलब बिलीव नहीं करोगे, हम मतलब मैं तो बहुत खुश होती हूँ और मेरा मन है कि कब मैं रायपुर आऊँ आपको मिलने के लिए। अरे अभी हैदराबाद में मिलेंगे ना अपन सब लोग। हाँ लेकिन मेरे हस्बैंड तो नहीं आ रहे ना वहां पे, मैं तो उनके साथ आपके पास आऊंगी। अच्छा अच्छा जरूर 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 जरूर। बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। मेरी कोशिश बस यही है कि देखिए हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, हम सभी लोग है ना, पर इसको और स्ट्रांग बनाए और रंगीन बनाए लाइफ को, है ना। यस मैम। हाँ मतलब बस। जब जाए इस दुनिया से तो बड़े खुश होके जाए कि यार बहुत अच्छी जिंदगी जिया हमने, यस मैम। हाँ है ना। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं अभी भी और कोशिश कर रही हूँ और अच्छा हो, मैं भी वैसे हाँ कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छा हो और अच्छा हो। क्योंकि जब मुझे मालूम चला कि मेरे हस्बैंड की प्राइम लव लैंग्वेज टाइम है तो मेरे तो आंख में पानी आ गया, क्योंकि मैं तो सारा दिन या तो कुकिंग या तो सेशन या तो रीडिंग इन्हीं सब में जा रहा था। बहुत कम क्वालिटी टाइम बिताते थे, ठीक है वो अपने बारे में बताते थे, ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, मैं भी बताती थी, पर फिर भी उतना टाइम ले लेते थे। अब मैंने रात के एक टाइम को बांध दिया कि उसके बाद नो आईपैड नो फोन, सिर्फ अपने हस्बैंड से बात करती हूँ मैं भी ऐसे ही आप करिए। करती हूँ। हाँ तो बिल्कुल 9 बजे करिए। के बाद का टाइम किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए अच्छा बात है ना। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू चलिए प्रिया मैम, थैंक यू। आपकी आवाज आ रही थी, बहुत अर्चना, अच्छा लगा। काश आज हम मेरा सभी बर्थडे लोग, है। हाँ मैं अरे बहुत खुश हूँ आप लोग के साथ। सब लोग वहीं से बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे अर्चना जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू है ना। टू ऑल मास्टर। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू थैंक यू ममता थैंक मैम। यू थैंक यू थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, किसी को और कुछ पूछना है, नहीं तो क्लोज करें। आंटी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कल जो आपने वीडियो दिखाया था मैना फ्रॉम मार्स एंड विबिना फ्रॉम वीनस, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। क्योंकि जो चीजें जैसे कि एक दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक की कि जैसे कोई केव में चले जाते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं, और हम लोगों की ये आदत होती है कि हम उनसे जाके बात करना चाहते हैं। तभी तो दिखाया मैंने। तो वो चीज जो है अब मुझे ये बहुत चीज समझ आ रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि वो अलग माइंडसेट के और हम अलग माइंडसेट के, तो हम दोनों एक दूसरे को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। बट जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये जो आपने सेशन लिया है ये मेन को अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वुमेन तो बहुत ही कंपैशनेट होती है। और मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं। अभी मैं वहां आ रही हूँ, उनके ऊपर भी आ रही हूँ अभी मैं। तो मुझे लगता है वुमेन इतनी कंपैशनेट और लविंग होती है कि एक आपको ये सेशन एक्सक्लूसिवली फॉर मेन लेना चाहिए। वो शायद आपने एक बार बलराज सर से भी बात की थी। मैं बताने वाली थी कि जब मैं गोवा से आ जाऊंगी तो बलराज सर के साथ हम एक मैन के ऊपर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के हमारे चीफ गेस्ट तो श्री अंकल है, जिनके बारे में हमने इतना कुछ सुना। अब अंकल आ जाइए स्क्रीन के सामने। आ जाओ ना भाई, ये देखो आ रहे हैं, देखिए मेरे हस्बैंड उनके में ब्लूटूथ में जुड़ा हुआ है स्पीकर। बहुत अंकल आप मैं तो देख चुकी हूँ सामने से, और मैं बचपन से देख रही हूँ और अभी भी देख रही हूँ।
अंकल बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ही लकी हैं आप कि बिल्कुल आपको वो हस्बैंड मिले उनके बिल्कुल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और आपने इतनी अच्छी चीजें शेयर की। अगर जो भी यहाँ पे लेडीज हैं वो अपने अपने हस्बैंड्स के साथ भी ये शेयर करें कि ऐसे आपके हस्बैंड आपके साथ ऐसा करते हैं, तो आई थिंक यही बहुत बड़ी लर्निंग होगी और भी लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स थे, एकदम सटीक और मतलब एकदम बैंग ऑन टू द पॉइंट, रियलिटी चेक। और अगर ये हम एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें तो बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माही, तो रात को माही वीडियो साथ में देखेंगे हस्बैंड्स के साथ सभी। नहीं तो माही, जैसे तुमने कहा ना कि हस्बैंड केव में चले जाते हैं, है ना, तो उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट बोला, क्योंकि मैंने 2 बार वीडियो देखा और मुझे बहुत पसंद आया ये वीडियो। उसके बाद मुझे समझ में आया कि कभी कभी मेरे हस्बैंड एकदम साइलेंट क्यों हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक की लाइफ में, अगर हमारे घर में बाइक का नहीं आता है, हमारी लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन चलते हैं, तो उनके भी बिजनेस में कभी कभी अप्स एंड डाउन चलते हैं। वो भी कभी कभी किसी क्लाइंट से उलझ जाते हैं, तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो मुझे बाद में मालूम चला, और कैसे उन्होंने कहा कि अगर वो थोड़ा बहुत केव से निकलते भी हैं तो या तो अपने आप को न्यूज़पेपर में डाल देते हैं या वो टीवी देखने लग जाते हैं। तो हमको क्या लगता है, टीवी तो देख रहे हैं, अब न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, बस हमारे लिए ही टाइम नहीं है। वो केव से टेम्पररी निकलने का टाइम है उनका। तभी मैंने कहा कि ये वीडियो मैं आज फिर शेयर करूंगी और बुक भी शेयर करूंगी। और मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग कभी लड़े झगड़े नहीं इस हद तक के की प्रॉब्लम हो, पर फिर भी इस सेशन को तैयार करते करते मुझे अपनी बहुत सी गलतियां पता चली कि हम लोग, तुम्हारी मम्मी से भी पूछना, उन्होंने भी बहुत गलतियां करी होंगी कि हम लोग हर चीज को लेट गो करते हैं। अब उम्र हो गई है, अब क्या ये चोचलेबाजी करना ये यंग लोग का काम है। नहीं, हम आज भी रोमांटिक रहेंगे। और रोमांस का मतलब कभी भी आप फिजिकल मत लीजिएगा, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ही नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच माही फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ मनीषा जी, आज बहुत लोग नहीं जुड़ पाए इसमें। मुझे मनीषा जी अनम्यूट करिए अपने को। नहीं, अनम्यूट करने से हो जाते हैं। मनीषा जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं क्या? हाँ रोमा जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, सेशन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सेशन मैम। और मैम ये सेशन ना जब मैरिज हो ना उसके पहले दोनों कपल्स को दिखाना चाहिए। ठीक है। ये लग रहा है श्रेया और निकांश के लिए रखूंगी और ये पूरा देखें उन लोग, ताकि उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, निकांश को मैं स्पेशली भेज दूंगी, ठीक है। कहीं गुस्सा ना हो जाए बाबा, तुम ही भेज देना, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा। नो मैम, नो मैम, मेरे दोनों बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं मैम। और श्री सर को तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने पापा को बोलते हैं कभी कभी थोड़ा सा अगर मूड इनका चेंज हो जाता है तो बोलते हैं कि श्री सर से मिल के आइए एक बार आप। थैंक यू, थैंक यू। मेरे हस्बैंड शर्मा रहे हैं अपनी प्रशंसा सुन के। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच रोमा जी। और मनीषा जी चले गई हैं। नहीं नहीं, मैं चली नहीं गई हूँ, मैं आ गई हूँ। आ गए हो? मेरे को लगा मुझे दिख नहीं रहे थे आप। हाँ हाँ, थैंक यू रोमा। हाँ मनीषा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, सच में। और रिकॉर्डिंग जरूर से भेजिएगा। और अभी इन्होंने कहा ना कि सच में दोनों को ये वीडियो ना गुप्त से दिखाना चाहिए। दोनों पता चलना चाहिए। क्या बोली आप, बहुत अच्छा बोली, सच में मजा आ गया जी। तो मतलब फैक्ट है जो है सच।
हम छोटी छोटी बातें मतलब लेते नहीं है, लेकिन आपने बहुत डिस्क्राइब किया उसको, मतलब अच्छा से एकदम। तो डिस्क्राइब किया तो इसका अर्थ है आपको आज से ही इम्प्लीमेंट करना है। डिनर खा लेंगे ना, अपने हस्बैंड को पकड़ के बैठ जाना, मनीषा जी, बोलना बताइए आपकी कौन सी लव लैंग्वेज है पांचों में से, बताइए, और मेरी ये है, तुम मेरे को इस लैंग्वेज में बात करोगे ज्यादा से ज्यादा, मैं तुमको इस लैंग्वेज में बात करूंगी। तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी ना अपनी। तो इम्प्लीमेंट मैडम लोग, इम्प्लीमेंट, है ना? यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लैप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग भेजिएगा मैम, हाँ जरूर हाँ, से, हाँ आज बिल्कुल, वाला, बिल्कुल। हाँ मेरे को वापस से देखना, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सभी लोगों ने सुन लिया। मैं रिकॉर्डिंग जितना जल्दी हो सकेगा भेज दूंगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। तो फ्रेंड्स, मंडे के दिन पत्री सर बारहवां पारा जाएंगे, हम सभी लोग भी जाने वाले हैं उनके साथ। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी फैमिली को जाना है बारहवां पारा, तो ममता जी आज ज्वाइन नहीं कर पाई हैं किसी काम से ग्रुप इस सेशन को, तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को ये मैसेज दे दिया जाए कि जो भी जाना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है, पर आपका खुद का व्हीकल होना चाहिए। सुबह 8 बजे आप अपने घर से निकलिए, 9 सवा 9 तक के वहां पे पहुंच जाइए, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से बारहवां पारा। पर आपको कितने मेंबर्स लोग जा रहे हैं या जाने की उम्मीद है, वो ममता जी के पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिए। जैसे रोमा जी, आप 3 लोग जा रहे हैं, तो रोमा जी आप ममता के ग्रुप में, ममता के व्हाट्सएप में लिखेंगी 3 रोमा फैमिली। ओके? यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्योंकि उनको वहां पे भी वैसे ही तैयारी करनी है, और कई लोग हमको, दूसरे लोग प्रेशर कर रहे हैं कि हमको लेके चलो, पर हम पूरी पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो हमारे जूम सेशन से रोज जुड़ रहे हैं वो हमारे मेंबर्स पहले जाए। नेचुरली थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि जो Yes, हमारे साथ रोज जुड़ रहा है उनका पहला हक बनता है हमारे साथ गुरु के साथ जाने का। तो हम पहले अपने मेंबर्स की कैपेसिटी देख ले कि कितने लोग हैं, उसके बाद जितनी जगह होगी फिर हम दूसरे ग्रुप्स वालों को इनवाइट करेंगे। तो आप लोग अपना 92वां पारा जाने का, जितने लोग भी हैं, ममता जी को नहीं डाल पा रहे हैं, मेरा नंबर सेव है, मुझे डाल दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी उनको। और जो मेरे घर में डिनर के टाइम में आने वाले हैं वो भी मेंबर्स के सिर्फ डिजिट्स लिख के और थंब करके भेजिए, चाहे ग्रुप में करिए, कैसे भी करिए, पर हम लोग को कल शाम तक के पूरी लिस्ट बना लेनी है। तो हम लोग की मजबूरी को समझिए और हम लोग को कोऑपरेट करिए, ठीक है? अगर कोरोना का टाइम नहीं होता तो ये सब हम करते ही नहीं। हम तो ओपन सारे ग्रुप्स में अपने मैसेज डाल देते हैं, चाहे फिर 80 लोग आए चाहे 100 लोग आए, अपने आप जगह बन जाती है घर में बैठने की और बैठ भी जाते हैं। पर अभी चूंकि कोरोना का टाइम है तो प्रिकॉशन लेना है, ठीक है फ्रेंड्स? मैम मेरी सोल तो आपके साथ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वहां से पूरा पीएमसी से लाइव करवाएंगे, मत घबराओ अर्चना जी, पूरा लाइव दिखाएंगे आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।